जिन बच्चों का बीएससी 6 सेमेस्टर केमिस्ट्री पेपर सेकंड आने वाला है उनके लिए ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जिस तरह सूरज पूरब से निकलता है उसी तरह ये क्वेश्चन एग्जाम पेपर में रखे हुए मिलते हैं। यूनिट 4 का नाम है आयनिक एक्विलिब्रियम और पेपर सेकंड का नाम है केमिकल एनर्जेटिक्स एंड रेडियो केमिस्ट्री। चलिए देख लेते हैं यूनिट 4 के वो कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं जो इस साल एग्जाम पेपर में फंस सकते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट मैंने लिया है निम्न में से कौन सत्य है। निम्न में से कौन सत्य है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 100% एग्जाम पेपर में रखा हुआ मिलेगा। बी पे आप टिक लगा दो। pH प्लस POH बराबर PKW। अब यहाँ पर जो ये KW है ना, ये जल का आयनिक गुणनफल होता है और अगर आपने P लगा रखा है तो जल के आयनिक गुणनफल का ऋणात्मक लघु गुणक होता है। समझ गए इस चीज़ को। चलिए आगे बढ़ाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मत छोड़ना। अगर एक क्वेश्चन छोड़ दिया तो नंबर गए आपके। क्वेश्चन नंबर 2 पे जरा थोड़ा ध्यान देना। उदासीन जलीय विलयन के लिए सत्य है। उदासीन जलीय विलयन के लिए सत्य है, यानी कि pH इक्वल टू POH। यहाँ पे P क्या है, पावर है। pH इक्वल टू POH। ए पे आप टिक लगा दो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। किसी दिए हुए विलयन के लिए कौन सा विकल्प सत्य है। pH प्लस POH बराबर 14 होता है। कहीं है इसमें, हाँ, सी पे आप टिक लगा दो। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ना, ये एग्ज़ाम पेपर में रखा हुआ मिलेगा। किसी भी यूनिवर्सिटी में आप एग्ज़ाम पेपर देने वाले क्यों ना हो, हर यूनिवर्सिटी के लिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जिन बच्चों का पेपर हो जाए और अगर पेपर मिल जाए, क्योंकि यूनिवर्सिटी बहुत कम पेपर अपना बच्चों को देती हैं, अगर किसी कॉलेज ने या किसी भी यूनिवर्सिटी ने आपको पेपर दे दिया है तो मेरे पास सेंड जरूर कर देना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, दुर्बल अम्ल। ये दुर्बल अम्ल क्या होते हैं, जिनका आयनन पूर्ण रूप से नहीं होता। प्रबल अम्ल क्या होते हैं, जिनका आयनन पूर्ण रूप से हो जाता है। तो दुर्बल अम्ल तथा दुर्बल क्षार के लवण के जल अपघटन के लिए स्थिरांकों का संबंध है। यार अगर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देख, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो देख के ही लगने लगते हैं कि यार ये सच में इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पे बी पे टिक लगा दो, KH, ठीक है। हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, KH क्या है यहाँ, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। KW जल का आयनिक गुणनफल, ठीक है। और K जो है ना वो है दुर्बल अम्ल का, A4 एसिड दुर्बल अम्ल का विभजन स्थिरांक, और KV जो है वह दुर्बल क्षार का विभजन स्थिरांक, ठीक है। तो KH इक्वल टू KW अपॉन Ka मल्टीपल KV। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो जरा। अच्छा ये बताओ, प्लेटिनम हाइड्रोजन गैस 1 एटमॉस्फेयर पे HCl इक्वल टू 1 इलेक्ट्रोड है। तो ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को शो कर रहा है, ठीक है। चलिए देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, तुम्हें लगेगा ऐसे डिफिकल्ट नहीं। जब आपने थ्योरी नहीं पढ़ी है तो सिंपल सी बात है, इन क्वेश्चन को अच्छे से याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में H2 का दाब होता है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में हाइड्रोजन का दाब 1 एटमॉस्फेयर हाइड्रोजन का दाब होता है। 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। 1 मोलर सांद्रता HCl की सांद्रता होती है, ठीक है। ये सब आपको पता होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे बी पे टिक लगा दो, 1 एटमॉस्फेयर। ATM मतलब एटमॉस्फेयर। क्वेश्चन नंबर छोटा है, मतलब क्वेश्चन 7 छोटा है। 0.1 नॉर्मल KCl बिलियन वाले कोलोमल इलेक्ट्रोड का विभव है। असल में ऐसे क्वेश्चन में, क्योंकि कोलोमल इलेक्ट्रोड ये केवल आपने BSc में ही पढ़ा है, तो ऐसे क्वेश्चन में बच्चों को बहुत डाउट होता है, पर घबराना नहीं है। इसका राइट ऑप्शन है 0.338 वोल्ट, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। जिंक ऑब्लिक जिंक 2+ एक्वस, AQ मतलब एक्वस, निरूपित करता, ये अर्ध सेल को निरूपित करता। पूर्ण सेल जो होता है वो एनोड और कैथोड को दर्शाता है, यानी कि से मिलकर बनता है। यहाँ पर बी पे टिक लगाओ, अर्ध सेल, ठीक है। क्या है ये, अर्ध सेल है। अबे इतने सिंपल क्वेश्चन अगर नहीं कर पाओगे तो फिर क्या कर पाओगे यार, है भाई। डेनियल सेल में जिंक इलेक्ट्रोड पर होता है। देखो डेनियल सेल हो, विद्युत अपघटनीय सेल हो, गैल्वेनिक सेल हो, सब में एनोड पर ऑक्सीकरण होगा और कैथोड पर क्या होगा, अपचयन होगा, ठीक है। समझ गए चीज़ को। तो बी पे आप ए पे टिक लगा दो, ऑक्सीकरण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव, SHE मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, SHE
विभव कितना होता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है, आप जो है ना 0 होता है, कहीं है इसमें, सी पे टिक लगा दो, 0.000 तमाम जीरो बोल्ट कर दिए इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखो, देखो जिंक ऑब्लिक जिंक 2+, यानी कि कहने का मतलब ये है, बस यही है, क्वेश्चन पढ़ो पहले। जिंक ऑब्लिक जिंक 2+ का मान है, यानी कि ई जो है ना वो इलेक्ट्रोड विभव है, और Zn ऑब्लिक Zn 2+ लगा दिया आपने, तो ये हो गया तुम्हारे पास जिंक का इलेक्ट्रोड विभव। अब यहाँ पर पहचानना है कि जो ये इलेक्ट्रोड विभव है ये ऑक्सीकरण विभव होगा या अपचयन विभव होगा, क्योंकि दो प्रकार का होता है, अपचयन विभव, ऑक्सीकरण विभव। तो अब एक पॉइंट पर जरा थोड़ा विशेष तौर पे ध्यान देना, और वैसे भी यहाँ पे 0 लगा हुआ होता है, ये मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है, जिंक का मानक इलेक्ट्रोड विभव है ना। अब एक पॉइंट पे ध्यान देना, अगर कुछ ऐसे लिखा ना जिंक ऑब्लिक जिंक 2+, इसका मतलब है ये ऑक्सीकरण विभव है, और ऑक्सीकरण विभव जो होता है वो पॉजिटिव होता है। अगर लिखा हुआ है तुम्हारे पास जिंक 2+ पहले लिखा हुआ है, ठीक है, और जिंक बाद में लिखा हुआ है, तो ये अपचयन हो गया हमारा यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो मानक अपचयन विभव ऋणात्मक और ऑक्सीकरण विभव धनात्मक, आप दोनों में कंफ्यूजन होगी, माइनस प्लस समझ गए होगे। अगर Zn ऑब्लिक Zn 2+ है तो धनात्मक होगा मानक इलेक्ट्रोड विभव, यानी कि ऑक्सीकरण विभव होगा, और अगर Zn 2+ ऑब्लिक Zn है तो ये अपचयन विभव होगा, ऑक्सीकरण विभव धनात्मक और अपचयन विभव ऋणात्मक। तो अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा, ऑक्सीकरण हुआ, इसका मतलब है ये जो है ना प्लस 0.76 वोल्ट इज द राइट ऑप्शन, ठीक है, बी पे आप टिक लगा दो। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, आपने विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ी होगी, लिखे 12 सरदार, कन्या मांग लो, मनोरंजन जानकर, फिर कोई नई सीरीज सुनेगा, पंजाब में हाइड्रोजन चापा। ये क्रम बाई 23 धातुओं का एक क्रम होता है, और उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर पहचान लोगे कि कौन सी धातु ऊपर है। जो धातु ऊपर है ज़्यादा क्रियाशील है, प्रबल अपचायक है, जो धातु नीचे है कम क्रियाशील है, दुर्बल अपचायक है ना। तो यहाँ पर जो कैल्शियम है वो ऊपर वाले स्थान पर होता है, उसके बाद में मैग्नीशियम आता है, उसके बाद में जिंक आता है, उसके बाद में कॉपर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर सी पे आप टिक लगा दो। लिखे 12 सरदार, कन्या मांग लो, कन्या कैल्शियम, फिर Mg मांग लो, मनोरंजन Mn उसके नीचे आ गया, जानकर, फिर CD नहीं कोई सुनेगा, पंजाब में हाइड्रोजन चापा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, सी पे आप टिक लगा दो। क्वेश्चन नंबर है हमारा कौन सा, 13 क्वेश्चन आ गया हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा हो गए, 13वां क्वेश्चन हमारा ये रहा, ठीक है। चलो 13 क्वेश्चन देखते हैं। नर नष्ट के अनुसार विभव का व्यंजक है, ए पे टिक लगा दो, EM = E0M + RT/NF log OX/RED, यानी कि ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन। अगर रिडक्शन ऊपर ऑक्सीडेशन नीचे करते हो तो यहाँ पे चिन्ह क्या आ जाएगा, प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो ए नंबर इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, मुक्त ऊर्जा परिवर्तन तथा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में क्या अंतर है। एक लाइन में कोई डेफिनेशन दे सकता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को, या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के और क्या नाम होते हैं, एक तो सेल विभव होता है, ठीक है, और एक हमारा विद्युत वाहक बल हो गया, EMF भी बोला जाता है, और क्या होता है, और भी एक दो नाम और होते हैं, कई नाम से जाना जाता है ये। तो यहाँ पे टिक लगा दो सी पे, यानी कि मानक गिब्स ऊर्जा = -NF E0 सेल, जहाँ पर F जो है ना वो फेरेड है 96,500 गुलाम, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E0 क्या मानक इलेक्ट्रोड विभव। चलिए तो डेल्टा G 0 = -NF E0 सेल होना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, विद्युत सेल वह युक्ति है जो उत्पन्न करती है, हमेशा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करती है, ठीक है। ध्यान देना, आप बैटरी से तार लगाओ, करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, आप बल्ब का यूज़ कर सकते हो, अपना मोबाइल चार्ज कर सकते हो, अरे टाइम छोड़ो। तो सी पे आप टिक लगा दो, विद्युत ऊर्जा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 आ गया, जल अपघटन परिक्रम व्युत्क्रम है। उदासीनीकरण का नाम सुना है आपने, इसी का व्युत्क्रम होता है, ठीक है। जल अपघटन जो होता है वो उदासीनीकरण का व्युत्क्रम होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ो, देखो क्वेश्चन नंबर 17, यदि, अरे ए भैया, अरे आराम से मेरे लाल, आराम से ऐसे करके, बस ये बात, यदि सेल अभिक्रिया स्वतः है तो देखो डेल्टा H का मान नेगेटिव होता है, डेल्टा G का मान नेगेटिव होता है, बट जो सेल का EMF होता है ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वो जो होता है वो पॉजिटिव होता है हमेशा। सी पे आप टिक लगा दो। EMF और कैसे होता है, धनात्मक होता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कैसा होता है, यहाँ पर धनात्मक होता है, स्वतः परिक्रम के लिए, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और है, अच्छे से पढ़ना, किसी सेल अभिक्रिया में दे रखी है कॉपर 2+ जिंक कॉपर Zn 2+, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीकरण भी हुआ, अपचयन भी हुआ, कॉपर का यहाँ पर अपचयन हो रहा है और जिंक का यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है। तो ये मेरे पास दे रखा है, जिंक का मानक इलेक्ट्रोड विभव दे रखा है और कॉपर का भी मानक इलेक्ट्रोड विभव दे रखा। तो कह रहा है कि सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कीजिए। तो अब एक चीज़ मैं बता दूँ आपको, यानी कि सेल का मानक यानी कि सेल का मानक EMF ज्ञात कीजिए। तो सेल का मानक EMF ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, फॉर्मूला याद है,
एनोड कैथोड के इलेक्ट्रोड विभव में से एनोड का इलेक्ट्रोड विभव बढ़ा दो, यानी कि कॉपर वाले में से जिंक का घटा दो, तो प्लस के 1.10 वोल्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये आपने 12th क्लास में भर भर के पढ़ रखी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखो जरा। विलयन जिसकी अम्लता व क्षारकता आरक्षित होती है कहलाते हैं बफर विलयन। बफर विलयन का जो पीएच मान होता है वो नियत रहता, कभी चेंज नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर डी पे आप टिक लगा दो, बफर सॉल्यूशन। ठीक है, बनते कैसे हैं, दो प्रकार के होते हैं, क्षारीय बफर विलयन और अम्लीय बफर विलयन, है ना। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। 10 की घात -7 MnCl विलयन का पीएच होगा, है ना। अब M जब इसको आप तोड़ोगे H चेंज टू H प्लस Cl माइनस है। ठीक है, तो यहाँ कहने का मतलब ये होगा कि जब फॉर्मूला होता है पीएच का वो माइनस के लोग, ठीक है, माइनस के लोग, यहाँ पे आ जाएगा हमारा H प्लस, जब हल करोगे तो 10 की घात 7 पहले आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस 7, तो राइट इसका 7 होना चाहिए था। लेकिन आपको पता कि अगर कोई भी एसिड है तो उसका जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है। इसका मतलब है अब 7 से कम क्यों होता है उसको भी हल करना पड़ेगा। अब यार हल करके मैं दिखा नहीं सकता आपको, डायरेक्ट बता दूं 7 से कम होगा। ठीक है, 7 से कम यानी कि 6 पॉइंट समथिंग में इसका आएगा। अब 7 से कम क्यों होगा, क्योंकि हमें H3O प्लस उस वाले जो H प्लस होता है उसकी भी सांद्रता जोड़नी पड़ती है, यानी कि -10 की घात माइनस के 7 प्लस 10 की घात माइनस के 7, तो 2 गुणा 10 की घात माइनस के 7 ये हो जाता है। फिर आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा माइनस के लोग, फिर माइनस के लोग 2, फिर तुम्हारे पास यानी कि log 2 फॉर्मूला लगा दो, log m गुणा n का, log m प्लस log n, तब जाकर हल हो जाएगा। करके देखना आप, तो 7 से कम आएगी। ठीक है, अब यार मैं इसमें हल करके आपको शो नहीं कर सकता ना, नहीं तो मैं हल कर देता इसको, कोई दिक्कत नहीं पड़ती। चलिए अभी मैंने अगला क्वेश्चन सेम टू सेम हल कर रखा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। नॉर्मल Y10 यानी कि नॉर्मल या HCl का जो नॉर्मलता आएगी वो मोलरता के बराबर ही आएगी। ठीक है, क्योंकि बस संयोजक से भाग करनी पड़ती है, एक से भाग करोगे जितना इसका लोभार है उतने का नहीं रहेगा। तो n/10 HCl की पीएच होगी, यानी कि n/10 HCl की क्या होगी बेटा, पीएच होगी। तो 10 की घात माइनस के 1 ये हो जाएगा मोलर विलयन, है ना, 10 की घात माइनस के 1। अब जब पीएच ठोकोगे ना इसका, माइनस के लघु गुणा ये वाला फॉर्मूला आएगा, माइनस के लोग H प्लस लगा के जब फॉर्मूला लगा कर ठोकोगे तो यहाँ पर देखो यार मैं कैसे बताऊँ, अब फॉर्मूला याद कर लो, माइनस के लोग H प्लस आयन की सांद्रता। ठीक है, पहले फॉर्मूला याद करो। अब मैं फॉर्मूला डायरेक्ट लगा रहा हूँ यहाँ पर, तो ये आ जाएगा माइनस के लोग 10 की घात माइनस के 1। ठीक है, 10 की घात माइनस के 1 ये आ गया हमारा। अब फॉर्मूला log m की पावर n, माइनस के 1 पहला आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस log 10 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, सी पे आप टिक लगा दो, 1.0 मतलब 1। ठीक है, तो ये बड़े सिंपल से क्वेश्चन है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, वरना मैं करके दिखा देता आपको, अभी जगह भी नहीं है यहाँ पे करने की। देखो एनोड इलेक्ट्रोड पर मैंने क्या बताया, हमेशा ऑक्सीकरण होता है, बेझिझक बिंदास होकर राइट ऑप्शन लगा देना, एनोड ऑक्सीकरण, कैथोड अपचयन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखो। किसी धातु चालक के ऑक्सीकरण विभव का मान उसके ताप तथा आयनों की सांद्रता में वृद्धि के साथ हमेशा क्या होता है, घटता है। ठीक है, हमेशा क्या होता है, घटता है, याद कर लो क्या होता है, घटता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है। किम्नोहाइड्रोन का प्रयोग नहीं किया जाता जब पीएच का मान 8 से ऊपर हो जाता है। किम्नोहाइड्रोन का प्रयोग नहीं किया जाता जब पीएच का मान 8 के ऊपर चला जाता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पिछले पेपर में आ रखा है। अभी आपके पास पेपर नहीं है, लेकिन मेरे पास हर यूनिवर्सिटी के हर समय के पेपर मिलेंगे, 2023, 24, 25 वाले। मुझे पता होता है कि कहाँ से कौन सा क्वेश्चन आ रखा होता है, समझ गए इस चीज़ को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 25। निम्नलिखित में से किस विलयन का pH 10 है, तो ज़्यादा सोचो मत, के पे सी पे आप टिक लगा दो, 10 की घात -4 MKOH विलयन का जो pH मान होगा ना वो 10 होगा। अब कैसे होगा, कैसे होगा मेरे दोस्तों, अबे तुम हल कर सकते हो बड़ी आसानी से, बड़ी आसानी से। सबसे पहले POH निकाल लो, POH निकालो, यहाँ से POH निकाल के फॉर्मूला लगा दो, माइनस के लोग, माइनस के ये वाला फॉर्मूला लगा दो, माइनस के लोग और OH माइनस आयन की सांद्रता। ठीक है, अब 10 की घात -4 लगाओ तो POH का मान कितना आ जाएगा हमारा, 4 आ जाएगा। POH का मान कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ से 4 आ जाएगा। जब POH का मान 4 आ गया तो pH प्लस POH बराबर कितना होता है, 14 होता है। 14 में 4 घटा दो, pH का मान 10 आ जाएगा। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है यार। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। pH तथा pH का योग कितना होता है, 14 होता है। यहाँ पे 14 कहीं दिखाई दे रहा है, हाँ ये डी आएगा। pH का सही व्यंजक है, फॉर्मूला फिर से अगेन आ गया कि pH का सही व्यंजक है, pH इक्वल टू माइनस के लोग H प्लस आयन की सांद्रता। कहाँ पर है, ये बी पे टिक लगा दो, ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 28। 0.001 नॉर्मल NaOH का pH मान कितना है, नॉर्मल NaOH का pH मान कितना है। ये पे C का मान 11 आएगा, पक्का C का मान 11 आएगा। पहले POH निकालो, निकाल लोगे POH है भाई,
क्योंकि NaOH है तो pH निकालो, 10 की घात माइनस के 3, तो यहाँ पे pH का मान 3 आएगा, फिर pH का मान निकालोगे तो 14 में से 3 घटा तो 11 बच जाएगा। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, वेरी वेरी। और ऐसे ही क्वेश्चन ना एग्जाम पेपर में रखे हुए मिलेंगे आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं नया, क्वेश्चन नंबर 29 आ गया हमारा। दुर्बल अम्ल तथा पिरुवल क्षार से बने लवण का pH मान निम्न समीकरण द्वारा निरूपित होता है। ए पे टिक लगा दो। दुर्बल अम्ल तथा पिरुवल क्षार से बने लवण का pH मान निम्न समीकरण द्वारा निरूपित होता है। pH आगे मत पढ़ो, बस ए नंबर देख लो कि इसका राइट ऑप्शन ए ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। प्लेटिनीकृत प्लेटिनम पर हाइड्रोजन अति वोल्टता है। प्लेटिनीकृत प्लेटिनम पर हाइड्रोजन अति वोल्टता है, वो है 0.01 वोल्ट। ठीक है, 0.01 वोल्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। KCl लवण सेतु में प्रयुक्त होता है, क्योंकि KCl जो होता है वो लवण सेतु में प्रयुक्त होता है। क्यों? क्योंकि दोनों के अभिगमनांक क्या होते हैं? बराबर होते हैं। डी पे टिक लगा दो। K+ और Cl- आयन के अभिगमनांक कैसे होते हैं? हमारे बिल्कुल समान होते हैं। ठीक है, बहुत इजी सिंपल क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन खुद पढ़ो और मुझे बताओ कि इसका राइट ऑप्शन कितना आएगा। 1 बिलियन का pH 5.0 है। इस बिलियन में इतना अम्ल डाला गया है कि इसके pH का मान 2 हो गया है। तो H+ में वृद्धि हुई, H+ में वृद्धि हुई, कितनी गुना वृद्धि हुई? ये है दमदार क्वेश्चन। हाय ये 1000 गुनी आएगी। ठीक है, अब यार कैसा आएगी ये मैं करके बताऊं। देखो ये जो pH है ना, अपना फॉर्मूला तो मेरा याद है। एक तो जगह नहीं है यार यहाँ करने की, ये बड़ी समस्या। जगह होती ना तो फिर कोई दिक्कत नहीं पड़ती इसमें। देखो ये pH का जो फॉर्मूला है हमारा, pH बराबर होता है माइनस के log, ठीक है, और H+, यही तो होता है ना हमारा। ठीक है, अब इस माइनस को इधर लेके जाओ तो ये माइनस का pH हो जाएगा, log को हटाओगे तो ये कुल मिला के बात ये है कि ये H+ जो होता है ना हमारा, ये जो H+ आप देख रहे हो, ये वाला H+ की जो सांद्रता होगी हमारी वो आ जाएगी यानी कि 10 की घात, क्योंकि यहाँ पे 10 लगा हुआ होता है, 10 की घात माइनस की pH हो जाएगी, है नी। अब पहली कंडीशन में pH का मान 5.0 है, यानी कि माइनस के 5 हो जाएगा, 10 की घात माइनस के 5। दूसरी कंडीशन में pH का मान 2 है, 10 की घात माइनस के 2 हो जाएगा, है ना। अब इस वाले को यानी कि 10 की घात माइनस 2 को 10 की घात माइनस 5 से भाग कर दो। 10 की घात माइनस 5 ऊपर लेके जाओगे, घात हो जाएगी प्लस में, तो हो जाएगा हमारा 10 की घात 3। 10 की घात 3 को आप 1000 लिख सकते हो। इस तरह से यहाँ पे डी का मान कितना जाएगा? 1000 गुनी हो जाएगी। ठीक है, ये बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन। चलो कोई दिक्कत नहीं है यार, यहाँ जगह भी नहीं है। अभी आप देख रहे हो आप लोग, मैंने फिर ये बता दिया, हल्का सा हिंट्स देते हुए मैं चल रहा हूँ, जिससे आप आसानी से समझ सकते हो। क्योंकि इसमें का अगर कोई भी क्वेश्चन आ गया आप आराम से कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 33 देखो। HCl के 10 की घात माइनस के 8 मोलर जलीय विलयन का pH है। चलो निकालो। तो HCl 10 की घात माइनस 8 मतलब दे रखी है H+ का मान, तो आप कर सकते हो pH बराबर, नहीं ऐसे नहीं, मैं ऐसे लिखूँगा pH को मैं ऐसे लिखूँगा, pH बराबर माइनस के log, ठीक है। आप लिख सकते हो कितना? H+ आयन की सांद्रता, है ना। 10 की घात माइनस के 8 दे रखा है, लगा दो माइनस के log, और 10 होता है यहाँ सापेक्ष में, ठीक है। 10 की घात माइनस के 8 हल करोगे, माइनस के 8 पहले ले आओ, माइनस माइनस प्लस 8 आ जाएगा, log 10 का मान 1। तो HCl के जलीय विलयन का जो pH मान है वो कितना आ गया? 8 आ गया। राइट, बिल्कुल सही। गलत, बिल्कुल गलत है, क्योंकि यार HCl क्या है? एसिड है, और एसिड का जो pH मान होता है वो 7 से कम होता है। फंस गए? तो ध्यान देना, ऐसे क्वेश्चन में बड़ी जल्दी फंसते हैं, बहुत जल्दी फंसते हैं। ये सोच के करना, pH का मान 8 होगा तो क्षारीय विलयन नहीं हो गया, क्योंकि HCl तो अम्ल होता है, 7 से कम होगा। अब क्या करना पड़ेगा फिर? इसका सॉल्यूशन मैंने दे रखा, देखो नीचे कैसे सॉल्यूशन करना है इसका आपको, ठीक है। ओके, तो इसमें जो राइट ऑप्शन है ना वो डी का मान है। डी पे आप टिक लगा दो बेझिझक, यहाँ पे डी पे टिक लगाओ 7 या फिर 7 से, यानी कि 6 या 7 से कम, ठीक है। तो ये दे रखा, देखो ये जो तुम देख रहे हो ना, HCl से प्राप्त 10 की घात माइनस के 8 मोलर सांद्रता आ गई। पानी से प्राप्त करोगे 10 की घात माइनस 7, दोनों को जोड़ दोगे, 10 की घात माइनस 7 प्लस 10 की घात माइनस के 8, तो जब हल करोगे तो ये आ जाएगा 1.1 गुणा 10 की घात माइनस के 7। अब तुम सोच लोगे 10 गुणा 1 11 हो गया, 10 की घात माइनस के 8 दशमलव पिसकाओगे, 1.1 गुणा 10 की घात माइनस के 7 हो जाएगा। फिर pH में लगा दो फॉर्मूला ये वाला, इसके अकॉर्डिंग 6.96 आ गया, यानी कि 6 से ज़्यादा, और 7 से हमारी कैसी आ गई? कम आ गई। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 34 है। बफर विलयन को तनु करने पर उसका pH मान चेंज होता ही नहीं है, इसीलिए तो उसको बफर सॉल्यूशन बोला गया। इसी पे आप टिक लगा दो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 35। शुद्ध जल में मिलाने पर जल का pH मान क्या होगा? हमेशा बढ़ेगा, कभी घटता नहीं है, ये तो क्वालिटी पाई जाती है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में हाइड्रोजन का रखा
एटमोस्फियर, ये ऊपर भी रिपीट हुई दोबारा, ये बन। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में इलेक्ट्रोड है, हमारा इलेक्ट्रोड दो कहाँ है, ये बी पे टिक लगा दो। क्वेश्चन देखते हैं 38, जल के वियोजन स्थिरांक के व आयनिक गुणनफल केडब्ल्यू के बीच संबंध है, तो केडब्ल्यू जो होता है वो 55.6 गुणा के बराबर होता है, बी पे आप टिक लगा दो बेझिझक, ठीक है। चलिए बच्चे मुझे बताया डी ऑप्शन टिक लगाएंगे, पर पढ़ के जाना, अच्छे से याद करके जाना, ये पेपर में आते हैं क्वेश्चन, कभी सोचो कि यार करके जाऊं मैं। उस विलयन का पीएच मान क्या है जिसका हाइड्रोनियम आयन सांद्रण 6.8 मोल पर लीटर है, खुद से हल कर लो, मैं करवा रहा हूँ हल, बी पे आप टिक लगा दो 7.21, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 67, यानी कि 40 क्वेश्चन हमारा आ गया है। 10 की घात -2 m हाइड्रोक्साइड की पीएच है। यार ये छोटा क्वेश्चन है, पेपर में क्वेश्चन ज़्यादा लेंथी नहीं आते, कोई से भी ईयर का पेपर उठा के देख लो, क्वेश्चन की लेंथ बहुत कम है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा पेचीदा है, क्वेश्चन थोड़ा पेचीदा है। 10 की घात -2 m कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की पीएच है, तो यहाँ पर जब हम हाइड्रोक्साइड का आयनन करोगे तो कैल्शियम पे कितने प्लस आएंगे, 2 प्लस आएंगे और 2 OH- आयन आ जाएंगे। इसका मतलब है जब आप POH निकालोगे ना, POH का मान जब निकालोगे आप मेरे दोस्तों, जब POH निकालोगे तो माइनस के लोग, ठीक है, 2 गुणा 10 की घात -2 करोगे, ठीक है। अब इसको हल कर लो और फिर pH का मान निकाल लियो, तो ये समथिंग में 12.3 आएगा, ठीक है, राइट ऑप्शन। ओके, बस ऐसे हो जाता। लो हो गया नहीं हो गया, 40 क्वेश्चन हो गए, बस 25 क्वेश्चन और बचे हैं, ज़्यादा नहीं 35 बचे हैं, 75 क्वेश्चन मैंने लिए हैं आज के लेक्चर में। जल का pH मान 25 डिग्री सेल्सियस पर लगभग होता है 7 होता है, ये तो बड़े सिंपल से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 42 है, एक जलीय HCl विलयन का pH 4 है, तो उसकी मोलरता होगी, सी पे टिक लगाओ 0.0001 m, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 33, इनमें से बफर विलयन है, तो देखो ये जो तुम देख रहे हो ना, ये राइट ऑप्शन है। एसिटम एक दुर्बल विद्युत अपघट्य है, दुर्बल विद्युत अपघट्य तथा दुर्बल विद्युत अपघट्य व प्रबल क्षार से मिलकर बने लवण के जलीय विलयन को हम क्या बोलते हैं, अम्लीय बफर विलयन कहलाते हैं। तो ये जो दुर्बल विद्युत अपघट्य है ना, CH3COONA, ठीक है, ये एसिटिक अम्ल हो गया, प्लस CH3COONA है, इसी से प्लस NaOH जो प्रबल क्षार है उससे मिलकर बना लवण है, तो राइट ऑप्शन ए पे टिक लगा दो, ए नंबर इज अ राइट ऑप्शन। यार थ्योरी पढ़ी हुई होती है आप लोगों की, मजा आ जाता। क्वेश्चन नंबर 44 है, 25 डिग्री सेल्सियस पर विलयन का pOH क्या होगा यदि H3O+ का मान इतना है, तो 4.00, पता ना कौन सा जीरो होगा, ये खुद से कर लो अपने आप, मैंने बता दिया काफ़ी तुम्हें। इनमें से किसका pH सबसे अधिक होगा भैया, 1m NaOH का जो pH है वो सबसे अधिक होगा, क्योंकि NaOH क्या है, क्षार है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, निम्न में कौन सा बफर विलयन है, ये वाला भी, ऊपर भी यही है, ये नीचे भी सेम क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन घुमा दिया है। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, एक बिलियन का pH बराबर 9.5 है, तो बिलियन क्या होगा, क्षारीय बिलियन होगा, सी पे आप टिक लगा दो। बहुत बढ़िया सर। एक बिलियन की pH बराबर 3 है एवं pH 2 है, बिलियन में मिश्रित किया जाता है, तो बिलियन का बिलियन में, अरे तो परिणामी बिलियन की pH होगी, अरे यार 10 की घात माइनस के कितनी होगी, 1.9, बी पे टिक लगा दो, हल कर लो, 2 के समथिंग में आ गया, यानी कि 1.9 होगा इसका राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, ठोस पोटेशियम साइनाइड को जल में मिलाने पर pH जो होगी ना हमेशा बढ़ेगी, ठोस पोटेशियम साइनाइड को जल में जब मिलाओगे तो pH का मान क्या होगा, बढ़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, एक यौगिक जिसका 0.1 m बिलियन क्षारीय है वह सोडियम एसीटेट, आया हुआ क्वेश्चन है, एक यौगिक जिसका 0.1 m बिलियन के साथ क्षारीय है वह है सोडियम एसीटेट। क्या नाम है, सोडियम एसीटेट, एक बार जोर से बोल दो क्या नाम है, सोडियम एसीटेट, जिससे तुम्हारे याद हो जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देख लेते हैं, क्विनोहाइड्रोन यानी क्वीन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड बनाया जाता, क्वीन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड बनाया जाता, अरे सर क्या बात कर दी, क्वीन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड बनाया जाता, बी पे टिक लगा दो, हाइड्रोक्विनोन तथा क्विनोन के समअणुक मिश्रण में प्लेटिनम का तार डुबोकर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देख लेते हैं, सामान्य ताप पर मानव शरीर के उदासीन विलयन का pH क्या होगा, सामान्य ताप पर मानव शरीर के उदासीन विलयन का pH क्या होगा, 6.8 होता है, ठीक है, सी पे आप टिक लगा दो बेझिझक। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 53 है, एक बिलियन की pH बराबर 5 है, यदि इसे 100 गुना तनु किया जाए तो यह बिलियन होगा। एक बिलियन की pH 5 है, यदि इसे 100 गुना तनु किया जाए तो यह बिलियन होगा। बिलियन का pH
100 गुना उदासीन रहेगा। अरे 100 गुना कर दिया ना, उदासीन रहेगा, ये उदासीन है इसमें, हाँ ए पे टिक लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा उसको नगण्य मान लेंगे, हटा खत्म। निम्न में से कौन विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करता? ठोस नमक विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करता। फटाफट तेजी से कमेंट में राइट ऑप्शन मुझे बता दो, ठोस नमक विद्युत धारा क्यों प्रवाहित नहीं करता। ठीक है, आज बताना है मुझे, आज आपको बताना है मुझे, बताओ जल्दी फटाफट तेजी से क्या इसका राइट ऑप्शन होगा। 10⁻⁷ MnAOH की pH होगी 7 व 8 के बीच में। जिस मेथड से हमने ऊपर वाले क्वेश्चन करे उसी मेथड से ये भी होगा। 56 देख लेते हैं। बफर विलयन में पिरुवल अम्ल मिलाने पर विलयन का pH स्थिर रहता है। पिरुवल मिलाओ दुर्बल मिलाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, पर थोड़ा कम मात्रा में मिलाओ, ज़्यादा मिलाओगे फर्क पड़ेगा, कम मिलाओगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 57 देखो, विद्युत अपघटन के दौरान कैथोड पर मुक्त होता है। विद्युत अपघटन के दौरान कैथोड पर मुक्त होता है धनायन, कैथोड पर माइनस होता है, और ये भैया धनायन को अपनी खींच लेता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 58, निम्न में से कौन धातु सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करती है? जितनी भी धातुएं विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर है, सब की सब अम्लों से हाइड्रोजन को बाहर कर देती हैं। यहाँ पर एल्युमिनियम है, बाकी सारी धातुएं नीचे हैं, एल्युमिनियम को छोड़ के। एल्युमिनियम पे टिक लगा दो। तो 59 देखो, 1 विलयन में 10⁻⁴ H3O+ उपस्थित है, तो विलयन है, सिंपल सी बात है, अम्लीय विलयन होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। निम्न में बफर विलयन है NH4Cl, ठीक है, यानी कि पिरुवल अम्ल और दुर्बल क्षार से मिलकर बना लवण है। दुर्बल क्षार क्या है? NH4OH है। तो ए पे आगे लगा दो, ये क्षार ये बफर विलयन है। ठीक है, कौन सा है ये? क्षार ये बफर विलयन। क्वेश्चन नंबर 61 है, ब्राइन विलयन विद्युत अपघटन पर नहीं देगा भैया, ऑक्सीजन कभी नहीं देगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 62 है, विद्युत अपघटन का उपयोग होता है दोनों में, दोनों मतलब लेपन में भी होता है और विद्युत शोधन भी होता है। इसका मतलब है सी पर राइट ऑप्शन लगा दो, सी नंबर इज द राइट ऑप्शन। चलिए 62 देखते हैं, निम्न में से कौन विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करता? ठोस नमक, फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बी पे आप टिक लगा दो। ठोस नमक प्रवाहित नहीं करता, फिर से मैं यही पूछूंगा, कमेंट जरूर करना कि राइट क्यों नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं, सेल स्थिरांक की इकाई है L/A, लंबाई बटा क्षेत्रफल। तो एक लंबाई से एक लंबाई का मात्रा खत्म, बचा हमारा सेंटीमीटर, नीचे ऊपर ले जाओ सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर इनवर्स। ठीक है, डी पे टिक लगा दो। क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्न में से कौन सी धातु कॉपर सल्फेट विलयन के साथ क्रिया नहीं करती? कौन सी धातु कॉपर सल्फेट विलयन के साथ क्रिया नहीं करती? सिल्वर जो है, ये सिल्वर बेचारा और भी कॉपर के नीचे है, तो कॉपर कभी भी, सिल्वर कभी भी कॉपर को विस्थापित नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहाँ पे डी पे टिक लगा दो। क्वेश्चन नंबर 66 है, लिथियम ओब्लिक लिथियम जिंक 2+, लिथियम प्लस आयन ओब्लिक लिथियम जिंक 2+ आयन ओब्लिक जिंक, Ag प्लस आयन ओब्लिक जिंक ओब्लिक Ag, और 2H+ आयन ओब्लिक H2 का मानक अपचयन विभव क्रमशः, देखो लिथियम का -3.05 है और जिंक 2+ का -0.76 है, Ag+ का +0.80 है और H+ का 0.0 है। बोल्ट है, तो इनमें से पिरुवल अपचायक है, तो पिरुवल अपचायक वही होगा जिसका मानक अपचयन विभव सबसे कम होगा। अब यहाँ पे जो है ना, माइनस में सबसे कम कौन सा? -3.05, तो लिथियम का मानक अपचयन विभव सबसे ज़्यादा नेगेटिव होता है। इसका मतलब है यहाँ पर टिप लगा दो डी, ये पिरुवल अपचायक है। ये क्या? सबसे पिरुवल अपचायक है, इसीलिए केमिकल सीरीज में सबसे ऊपर विराजमान होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 67, दी हुई सेल का EMF है निकिल ओब्लिक निकिल 2+ 1.0 मोलर सांद्रता दे रखी है इसकी, फिर खड़ी समांतर लाइन है Au 3+ 1.0 m ओब्लिक Au दिया है, E0 4 निकल के लिए दे रखा -0.25 वोल्ट और सोने के लिए दे रखा 1.50 वोल्ट। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? इसको आप हल कर लो मेरे दोस्तों, हल करोगे? पक्का करवा दूं? तो -0.250, ठीक है, ये निकल का है और कैथोड का हमारा सोने का है 1.50। तो कैथोड में से एनोड को घटा देना, प्लस हो जाएगा, यानी कैथोड माइनस एनोड, तो एनोड का माइनस में दे रखा है, मैं जोड़ दो तो ये हो जाएगा 1.50 और 0.25 1.75। तो सी पे आप टिक लगा दो, प्लस 1.75, और इलेक्ट्रिक फोर्स हमेशा भी नेगेटिव नहीं होता। गैल्वेनिक सेल एनोड पर होता है हमेशा, क्या होता है वो गैल्वेनिक सेल है। अब देखो जितनी भी हमारी मोबाइल वाली बैटरी होती है ना, और जो हमारे ये जो बैटरी रखे हुए होते हैं, इस पे ध्यान देना, इन पे एनोड पे प्लस हुआ, कैथोड पे माइनस लिखा हुआ मिलता है, लेकिन अंदर की क्रियाओं के अकॉर्डिंग जो होता है ना, एनोड पे माइनस होता है, कैथोड पे क्या होता है
प्लस होता है, यानी कि एनोड ऋण ध्रुव और कैथोड धन ध्रुव होता है। तो गैल्वेनिक सेल में एनोड क्या होता है, ऋण ध्रुव होता है, ए पे टिक लगा दो, यानी कि ऋणात्मक आवेश होता है, तभी धारा फ्लो होती है, धारा फ्लो नहीं होगी। दो विभिन्न सांद्रताओं के विलयनों की संधि पर उत्पन्न होने वाले विभव को हम कहलाते हैं द्रव द्रव संधि विभव। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। यदि कोई सेल अभिक्रिया स्वतः होती है तब इसके लिए E0 ऋणात्मक होगा, डेल्टा जी धनात्मक होना चाहिए, EMF धनात्मक होना चाहिए, सी पे टिक लगा दो, जो EMF है वो धनात्मक होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 है, किसी सेल का EMF होता है, वो होता है दोनों इलेक्ट्रोडों के विभव के अंतर के बराबर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। सेल अभिक्रिया स्वतः होगी यदि डेल्टा जी का मान ऋणात्मक, बिल्कुल सही है, डेल्टा ई का मान धनात्मक, ये भी सही है, डेल्टा ई का मान ऋणात्मक, ये गलत है, यहाँ पे डी पे टिक लगा दो, ए बे वी दोनों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। वह समीकरण जो इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव एवं विलयन में आयनों की सांद्रता में संबंध बताती है, नेरनस समीकरण होती है, इसके अलावा कोई समीकरण नहीं होती। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 74 है। समीकरण एक बार पढ़ो, ई इलेक्ट्रोड E0 इलेक्ट्रॉन माइनस RT अपॉन ई इलेक्ट्रोड इक्वल टू E0 इलेक्ट्रॉन माइनस RT अपॉन NF log 1 अपॉन AMN प्लस कहलाती है, नेरनस समीकरण कहलाती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 75 है। निम्न में से किस इलेक्ट्रोड द्वारा pH ज्ञात किया जा सकता है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड द्वारा, ग्लास इलेक्ट्रोड द्वारा, किब्नो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड द्वारा। डी पे आप टिक लगा दो, तीनों के तीनों बिल्कुल सही हैं और तीनों के तीनों इलेक्ट्रोड द्वारा pH का मान फाइंड कर सकते हो। तो इस लेक्चर यूनिट 4 में हमने कितने क्वेश्चन लिए हैं, हमने क्वेश्चन लिए हैं बहुत अच्छे लिए हैं, बहुत शानदार लिए हैं, बहुत ज़बरदस्त लिए हैं और ऐसे लिए हैं जो आपने पहले कभी पढ़े भी नहीं होंगे। तो 75 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए, अच्छे से रिपीट करो, अगर पेपर आ चुका है तैयारी करके जाना, पढ़ के जाना, बहुत अच्छे नंबर आएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।